नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर 6 to 12 मैथमेटिक्स। यदि दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों हमारा जो एक्सरसाइज सॉल्व करने का प्रोसेस चल रहा है, आज हम पहुँच गए हैं जो है क्लास 10th का जो हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1 जो चैप्टर नंबर 3 का है। जो चैप्टर है क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब जो है एक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसको हम जो है पूरा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन जो इसका एक्सरसाइज का है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसका हम पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस किया हुआ है कि क्या होता है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा मैं इसको बता दे रहा हूँ। जैसे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब है इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म। तो हम मान लेते हैं, माना हमने कि जो हमारा वेरिएबल है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो हमारा है x और दूसरा है हमारा y। ठीक है, अब यहाँ पे टू वेरिएबल की बात की है, यहाँ टू वर्ड है इसलिए हमने यहाँ पे x y कर दिया। ठीक है, इक्वेशन मीन होता है समीकरण, जहाँ पे वेरिएबल हो और इक्वल टू का क्या हो, साइन हो, वो हमारा क्या होता है, इक्वेशन होता है। यहाँ पे लीनियर का मतलब क्या होता है, जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, जब वेरिएबल की डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, या इसे हम कह सकते हैं पावर कितना होता है, पावर 1 होता है, तो हमारा वो क्या होता है, वो हमारा होता है लीनियर होता है। ठीक है, जब जो है चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लीनियर बोलते हैं। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन होगा। पेयर मतलब जोड़ा, मतलब दो इक्वेशन हो। तो हमने मान लिया दो इक्वेशन है, एक हमारा है 4x प्लस 2y इक्वल टू 7, ये हमारा पहला लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये पहला लीनियर इक्वेशन हो गया। दूसरा हमने मान लिया यहाँ पे 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसे हमने मान लिया लीनियर इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लीनियर इक्वेशन हो गया। तो ये चैप्टर का मीन है। अब इसमें जैसे हमने इसमें जो है इंटरसेक्टिंग लाइन, 3 प्रकार की लाइनों का अध्ययन किया है। वो क्या क्या है, पहला हमने जाना है इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, इसे आप अच्छी तरह से समझते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करती हैं, क्रॉस ऐसे करके एक बिंदु पर काटती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और जो रेखा प्रतिच्छेदी होती है उसके क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। उसका क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अद्वितीय हल होता है, यहाँ छोटी का मात्रा रहेगा। ठीक है, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, जब कब होगा, जब हमारा लाइन कैसा रहता है, इंटरसेक्टिंग लाइन रहता है। दूसरा हमने इसमें पढ़ा था, अगर हमारी लाइन कैसी हो, अगर हमारी लाइन क्या हो कॉन्सिडेंट हो। कॉन्सिडेंट का मतलब होता है समपाती हो। क्या हो, समपाती हो। अगर समपाती है, समपाती रेखाएं कब कैसे होती हैं, जैसे एक लाइन ये है, ये जो है किस कलर से है, वाइट कलर से है। ठीक है, और इसी पे दूसरी लाइन भी हो गई हो तो ये हमारी क्या होगी, कॉन्सिडेंट लाइन हो गई। ठीक है, कौन सी लाइन हो गई, कॉन्सिडेंट लाइन कहते हैं। और ये कितने बिंदुओं पर ये दोनों मिल रहे हैं, अनंत बिंदुओं पर मिल रहे हैं, बहुत सारे बिंदुओं पर, आप जो है काउंट नहीं कर सकते। जब जिसके जो है यहाँ पे अनंत बिंदुओं पर मिलेंगे तो इसके अनंत सोल्यूशन होंगे, यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। इसका क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, बहुत सारे हल। ठीक है, तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो क्या, इसका तीसरा स्टेट क्या है, इसका वो क्या है, वो है पैरेलल लाइन होने का। ठीक है, अगर हमारी लाइन क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, पैरेलल मतलब होता है समांतर रेखा हो। क्या हो, समांतर रेखा हो। अगर हमारी रेखा क्या हो, समांतर हो, तो वो क्या होगी, ठीक है, उसके कितने सोल्यूशन होंगे, संगत होगा कि असंगत होगा, ये बहुत सारी कंसेप्ट है। ठीक है, तो अगर पैरेलल लाइन रहती है,
समांतर रहती है, ठीक है। जैसे अगर दो लाइन है, जैसे यहाँ लीनियर है, अगर लीनियर रहेगा तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो हो सकता है इंटरसेक्टिंग लाइन का हो, या कोइंसिडेंट लाइन का हो, या जो है पैरेलल लाइन का हो। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन का होता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है, मतलब क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। बट अगर यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन होता है यानी संपाती होता है, संपाती होगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, क्योंकि अनेक बिंदुओं पर मिलेगा, यहाँ एक बिंदु पर मिल रहा है इसलिए एक ही सोल्यूशन होगा, अद्वितीय हल जिसको हम बोलते हैं। और तीसरा जो कंडीशन है इसका कि हो सकता है वो लाइन क्या हो, पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन कहीं पे मिलती ही नहीं क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या रहती है, सेम रहती है, तो ये कभी मिलेंगे ही नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, नॉट सोल्यूशन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, नॉट सोल्यूशन हो जाएगा। नॉट सोल्यूशन का मतलब होता है कोई हल नहीं, नॉट सोल्यूशन का मतलब होता है कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं। अब देखिए कोई हल नहीं हो गया, और जो हमारी कौन कौन सी लाइन होती है, जो हमारी कौन सी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन होती है, यानी संपाती रेखा और प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती हैं, ये क्या होती हैं, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और संपाती रेखाएं होती हैं, ये होती हैं संगत। ये क्या होती हैं, संगत होती हैं। इसको हम कहते हैं कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट, ठीक है, मतलब संगत होंगे। और जो हमारी क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है, ये होती है इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है असंगत। ये क्या होती है, हमारी असंगत होती है। तो ये हमारी क्या होती है, असंगत होती है। संगत क्या होती है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, और असंगत क्या होती है, पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन का क्या होता है, एक भी सोल्यूशन नहीं होता है, ये कहीं पे मिलेंगे ही नहीं, तो इसका कोई सोल्यूशन। तो ये कंसेप्ट और इससे बेहतर हमने जो है इसके पिछले लेक्चर में बताया है कि जो है प्रतिच्छेदी रेखा कब होगी, अनंत हल कैसे होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसका मैंने थोड़ा सा इसमें जिक्र कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है इसमें, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है कि सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे C का एक ऐसा मान जिसके लिए निकाय CX + 3y = C - 3, ठीक है, और दूसरा जो हमारा निकाय है लीनियर इक्वेशन का 12x + CY = C के अनंत, यहाँ पे लिखा है अनंत हल के लिए होते हैं। तो इसमें इस मान को ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ पे C की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि के लिए क्या है, अनंत हल है, अनेक हल है, ठीक है। अनेक हल कब होता है, अनेक हल कब होता है, जो हमारी लाइन कैसी होती है, कॉन्सिस्टेंट होती है, यानी संपाती जब रेखा होगी तो हमारे उसके क्या होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, मतलब अनंत हल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हैं, उसको हम लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पहला जो हमारा इक्वेशन है यहाँ पे वो क्या है, पहले लिख लेते हैं। ये है हमारा एक लीनियर इक्वेशन CX + 3y और इक्वल टू क्या लिखा है, C - 3। ये हमारा लीनियर इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या है, 12x + CY = C है, ठीक है। ये हमारा लीनियर इक्वेशन क्या है, सेकंड है। अब इसका हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना हम किससे करेंगे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, a1x + b1y = c1। और दूसरा जो हमारा होता है लीनियर इक्वेशन वो होता है यहाँ पे a2x + b2y = c2। इससे हम करेंगे तो यहाँ पे a बराबर क्या आ जाएगा, a1 बराबर हमारा आ जाएगा c, और a2 बराबर कितना आ जाएगा, a2 बराबर हमारा आ जाएगा 12। यहाँ पे b1 बराबर कितना आ जाएगा, b1 बराबर हमारा आ जाएगा 3, और यहाँ पे b2 बराबर क्या आ जाएगा, b2 बराबर यहाँ आ गया c। यहाँ पे c1 बराबर क्या आ जाएगा, c - 3, ठीक है। यहाँ पे c1 बराबर क्या आ गया हमारा, c - 3, और यहाँ पे c2 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, c2 बराबर केवल आ जाएगा हमारा c आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहा है अनंत जो है, अनंत अनेक हल होते हैं, मतलब इसके जो है इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। तो अनंत हल के लिए यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे हम लिखेंगे अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए यहाँ पे हमें C की वैल्यू चाहिए। ये जो है दिमाग में रहना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या चाहिए,
सी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, जब सॉल्यूशन लिखिएगा तो सी बराबर ऐसे क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए, बाकी ऐसे क्वेश्चन उतार लीजिए, या तो आप नीचे भी लिख सकते हैं, वहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अनंत हल के लिए हमें पता है अनंत हल की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, होती है हमारी a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर c1 बाई किसके होता है c2। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो a1/a2 यानी जो है c/12 बराबर होगा किसके बराबर होगा 3/c के, और ये बराबर होगा किसके c-3/c के, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले इसको इसके बराबर दिखाएंगे, तो यहाँ पे इसको जब इसके बराबर दिखाएंगे तो यहाँ पे c इंटू सी यानी c² हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 12×3 = 36, यहाँ पे 36 हो गया, और यहाँ से c बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से जब ये रोड में चला जाएगा तो रोड में 36 या c बराबर कितना +-6, यानी जो है यहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत ईजी वे में इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ईजी है, ठीक है, सब ईजी पीजी सवाल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अनुपात, यहाँ पे जो है a1/a2 लिखा है, ये क्या लिखा है a1/a2, और यहाँ पे लिखा है b1/ क्या लिखा है b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, जो समीकरण द्वारा युग्म रेखाएं होंगी इसकी, वो प्रतिच्छेदी होंगी कि समांतर होंगी कि क्या होंगी, समपाती होगी। तो आपको पता है अगर a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2 रहता तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। बट अगर यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहता तो हमारी कॉन्स्टिटेंट होती, समपाती होती है। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के बट वो क्या है, बराबर नॉट इक्वल टू है c1/c2 की, तो हमारी क्या होती, समांतर रेखाएं होती। इसको हमने जो है बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करके इसके पिछले वाले लेक्चर में बताया। अगर आप वो लेक्चर देखेंगे तो बहुत पूरा कंसेप्ट A to Z आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें बताना है कि रेखा जो होगी इसके द्वारा निरूपित जो रेखा होगी वो प्रतिच्छेदी, समांतर या समपाती में से कौन सी होगी। तो इसके लिए हम करेंगे, पहले हम इक्वेशन लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन हम फर्स्ट लेते हैं, तो यहाँ डालते हैं सॉल्व, और जो हमारा लीनियर इक्वेशन है पहला उसको हम लिखते हैं। लीनियर इक्वेशन हमारा फर्स्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 है। तो इसको हम लिखेंगे पहले 5x माइनस 4y इक्वल टू -8 कर देंगे, इसे हम फर्स्ट बना देंगे, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा जो हमारा लीनियर इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 है। तो इसे हम 7x प्लस 6y इक्वल टू 9 कर देंगे, और इसे हम लीनियर इक्वेशन सेकंड बना देंगे। अब क्या करना है हमें, हम यहाँ पे समीकरण, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y बराबर c1 व a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर अब यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू हमारी 5 है, तो 5 लिख दीजिए। a2 की वैल्यू हमारी कितनी है, a2 की वैल्यू हमारी कितनी है 7, तो 7 कर दीजिए। यहाँ पे b1 की वैल्यू कितनी है, b1 और b2, तो b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू हमारी क्या है -4, तो यहाँ -4 कर दीजिए। यहाँ पे b2 की वैल्यू क्या है 6 कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे c1 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू हमारी कितनी है -8, और यहाँ पे c2 की वैल्यू कितनी है 9। अब यहाँ पे आपको 3 कंडीशन जो हमने बताया है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिच्छेदी के लिए, ठीक है। तो इसके 3 कंडीशन है जिसे आपको पता होगा। अगर a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, तो हमारी लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, यानी प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। बट अगर ऐसा हो a1/a2 बराबर b1/b2
बराबर C1/C2 हो तो हमारी लाइन क्या हो जाएगी, हमारी लाइन क्या हो जाएगी, कॉन्सिडेंट हो जाएगी, यानी समपाती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समपाती रेखा हो जाएगी। ठीक है, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 तो है, लेकिन बराबर नॉट इक्वल टू है C1/C2 के, तो हमारी रेखा क्या हो जाएगी, हमारी रेखा समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन है जिसको आपको केवल रख के वैल्यू बताना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ऐसी ही चीज़ें पूछी गई हैं कि प्रतिच्छेदी कब होगी, समांतर कब होगी, संपाती कब होगी। अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो हमारी रेखा प्रतिच्छेदी होगी, अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो हमारी रेखा संपाती होगी, अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो हमारी रेखा क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, तो एक मैं बता दे रहा हूँ इसको करके कि क्या होगा इसका। तो यहाँ पे पहले हम चेक करते हैं प्रतिच्छेदी के लिए, तो यहाँ पे ऐसे इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये कंडीशन आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा के लिए यहाँ पे A1/A2 क्या है, 5/7 है, तो 5/7। ठीक है, 5/7 है, बराबर नॉट इक्वल टू B1/B2, और B1/B2 की यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे, यहाँ पे हम लिख देंगे A1/A2, और यहाँ पे कितना है, 5/7 है। A1 की वैल्यू 5 है, A2 की वैल्यू 7 है, और B1/B2 की जो वैल्यू है वो कितनी है B1/B2 की, तो B1/B2 की वैल्यू -4/6 है, तो -4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या आप देख के यहाँ पे बता सकते हैं कि 5/7 बराबर है -4 यहाँ पे 6 के, तो यहाँ पे आप लिखेंगे A1/A2, ठीक है, बराबर नॉट इक्वल टू B1/B2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5/7 बराबर नॉट इक्वल टू है किसके, -4/6 के। अब काटेंगे तो भी यहाँ पे 2 दूना 4, 2 तियाँ 6 करेंगे तब भी इसके बराबर नहीं होगा। अतः रेखा क्या हो जाएगी, अतः रेखा क्या हो जाएगी, अतः रेखा प्रतिच्छेदी होगी। क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत इजी वे में आप इसको लगा सकते हैं। 2 और भी लाइन है। अब यहाँ पे जैसे जब पहली कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे फॉलो होगी, तो A1/A2 बराबर है ही नहीं B1/B2 के, तो अदर कंडीशन लगाना मतलब कोई उसका मतलब नहीं, चूँकि बराबर होगा नहीं, और बराबर नहीं होगा तो समपाती और समांतर होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारी पहली यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्या हो गई, ये प्रतिच्छेदी हो गई, ये लाइन हमारी क्या हो गई, प्रतिच्छेदी हो गई। ठीक है, इसी प्रकार आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को चेक करके उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे एक चीज़ चलिए, अच्छा उसको हमने बताया नहीं कि जो हमारी रेखाएं प्रतिच्छेदी या संपाती होती हैं, प्रतिच्छेदी और संपाती होती हैं, वो क्या होती हैं, वो हमारी संगत होती हैं, कॉन्सिस्टेंट होती हैं। और जो हमारी रेखा क्या होती है, केवल समांतर होती है, वो क्या होती है, असंगत होती है, इनकॉन्सिस्टेंट होती है, या असंगत होती है। ठीक है, या असंगत होती है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अनुपात A1/A2, ठीक है, यहाँ पे A1/A2 है, इसको थोड़ा सा टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, वो सही से उसको कैच नहीं कर पाता है। A1/A2 और यहाँ पे B1/B2 है, B1/B2 और यहाँ पे C1/C2 ऐसा लिखा गया है। ठीक है, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो अभी हमने इसके पहले ही डिस्कस कर लिया है कि संगत कौन होता है, असंगत कौन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूँ, संगत के लिए क्या क्या कंपलसरी है। संगत जिसको हम कहते हैं कॉन्सिस्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सिस्टेंट मतलब होता है संगत। और संगत कब होगी, अगर हमारी लाइन क्या हो, अगर हमारी लाइन क्या हो, प्रतिच्छेदी हो, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन हो, प्रतिच्छेदी हो, या फिर क्या हो, या प्रतिच्छेदी रेखा हो, या फिर क्या हो, या वो क्या हो, वो हमारी संपाती हो। अगर हमारी संपाती है या रेखा, या क्या है, या हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है, तो वो क्या हो जाएगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी लाइन क्या,
असंगत हो जाएगी। ठीक है, अगर वो समांतर रहती है तो अगर समांतर रहेगी तो हमारी क्या हो जाएगी, असंगत हो जाएगी। यानी यहाँ पे हम इसको कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी ये सही हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे क्या रहता है, अगर हमारी लाइन जो है यहाँ प्रतिच्छेदी रेखा है या संपाती है तो हमारा क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाए। और प्रतिच्छेदी के लिए आप जानते हैं कि प्रतिच्छेदी अगर रेखा है तो वहाँ पे क्या कंडीशन होता है, प्रतिच्छेदी रेखा है अगर तो यहाँ पे a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा। अगर संपाती है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ऐसा रहता है तो हमारी लाइन क्या हो जाती है, हमारी लाइन क्या हो जाएगी, ये संगत हो जाएगी। अगर वो समांतर रहता है, समांतर के लिए एक ही वो समांतर रहता है तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। उसके लिए एक ही मतलब लाइन का रूल है। ठीक है, तो असंगत क्या होता है इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। ठीक है, तो अपनी क्लास यहीं पे ब्रेक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जो है कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।